सेठ आबिद पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्मगलर था। कहा जाता है कि उसने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को लंदन में जब वो जेरे तालीम थी अगवा करवा लिया था। पाकिस्तान को अपना एटमी प्रोग्राम पूरा करने के लिए फ्रांस से कुछ इक्विपमेंट की जरूरत थी, वो भी सेठ आबिद स्मगल करके फ्रांस से पाकिस्तान लाया था। इसमें कितनी हकीकत है? सेठ आबिद की उस वक्त के आर्मी चीफ जियाउल हक से इतनी दोस्ती क्यों थी? जियाउल हक की भी एक बेटी स्पेशल थी, सेठ आबिद के भी एक दो बच्चे स्पेशल थे। एक तकरीब में इन दोनों की मुलाकात हुई और दोनों इंतहाई करीब हो गए। आखिर सेठ आबिद कौन था? सेठ आबिद कसूर में पैदा हुआ था और उसका ताल्लुक शेख फैमिली से था। उसकी फैमिली इंडिया से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी। सेठ आबिद के वालिद का कराची में सोने और चांदी का बहुत बड़ा कारोबार था। सेठ आबिद ने कराची में रहते हुए ही स्मगलिंग का काम शुरू किया और एक कश्ती वाला स्मगलर कासिम भट्टी के साथ मिलकर स्मगलिंग के वो दाव पे सीखे कि बहुत कम लोग ऐसे हैं जिन्होंने सोने की स्मगलिंग की दुनिया में इतने कम वक्त में ऐसा नाम बनाया कि सेठ आबिद का नेटवर्क पूरी दुनिया में फैल गया। सेठ आबिद के दिल्ली में भी रवाबित थे, उसके दुबई में भी रवाबित थे और लंदन में भी रवाबित थे और इस तरह से उसका नेटवर्क बहुत वसी हद तक फैला हुआ था। ये 1958 की बात है कि सेठ आबिद को एयरपोर्ट पर 3100 तोले सोने के हमरा गिरफ्तार कर लिया गया। कस्टम ऑफिसर ने सेठ आबिद के सामने प्रेस रिलीज जारी करना चाहिए और उसमें लिखा कि 2000 तोले सोना सेठ आबिद से पकड़ा गया है, लेकिन सेठ आबिद ने उसी वक्त तस्दीक करवाते हुए कहा कि ये 2000 तोले सोना नहीं बल्कि 3100 तोले सोना है। ये 1958 की बात है। ये कराची के एयरपोर्ट से पकड़ा गया था लेकिन जल्द ही रिहा हो गया। ताहम सेठ आबिद को उसका सोना वापस नहीं दिया गया। जुल्फकार अली भुट्टो की हुकूमत आई तो 1974 में सेठ आबिद के खिलाफ क्रैक डाउन स्टार्ट हो गया। इनके लाहौर वाले घर में छापा मारा गया और काफी स्मगल्ड सोना पकड़ा गया। तभी खबरें चली कि पाकिस्तान के सबसे बड़े सोने के स्मगलिंग के नेटवर्क को चलाने वाले मुलजिम को हाथ डाल लिया गया है और इसके तमाम नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ा क्रैक डाउन जारी है। तब सेठ आबिद की गिरफ्तारी के लिए खसूसी टीमें भी तश्कील दी गयी, लेकिन ये तब भी किसी के हाथ न आया और पुरस्कार तौर पर लापता हो गया। इस दौरान ये खबरें भी फैल गईं कि लंदन में जेरे तालीम जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी बेनजीर भुट्टो को सेठ आबिद ने मुबैना तौर पर अगवा करवा लिया है। बाद 25 साल के बाद 1986 में सेठ आबिद का पकड़ा हुआ 3100 तोले सोना उसको वापस लुटा दिया गया। कहा यह जाता है कि सेठ आबिद जियाउल हक के बहुत ज्यादा करीब हो गए थे और सेठ आबिद के एक दो बच्चे कुव्वत समाअत और बोलने की सलाहियत से महरूम थे, तो इसीलिए उसकी मुलाकात एक इवेंट पर जियाउल हक साहब से हुई, जिनकी एक बेटी भी स्पेशल है। सेठ आबिद के घर क्योंकि स्पेशल बच्चे मौजूद थे, उसकी वजह से वो पूरे पाकिस्तान में स्पेशल बच्चों के लिए खसूसी फलाही काम भी करता था। जब उनकी जियाउल हक के साथ दोस्ती थी तो तब ये कहा जाता था कि पाकिस्तान पर अमेरिका ने एटमी प्रोग्राम की वजह से पाबंदियां लगाई, तो पाकिस्तान को फ्रांस से कुछ एटमी मशीनरी चाहिए थी और वो फ्रांस से पाकिस्तान सेठ आबिद के जरिए स्मगल करवाई गई। लेकिन बाद में पता चला कि ये खबर भी ठीक नहीं है और उन्होंने अपने ताल्लुकात ऊपर बैठे हुए प्रेसिडेंट के साथ भी हैं, इसलिए सेठ आबिद ये अफवाहें खुद फैलाता था। जबकि बेनजीर भुट्टो साहिबा जब लंदन में जेरे तालीम थी तो तब भी सेठ आबिद ने ये अफवाह फैलाई कि उसने लंदन में जुल्फकार अली भुट्टो की बेटी को अगवा करवा लिया है, जिसका भी हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। सेठ आबिद इब्तदाई जिंदगी में सोने का स्मगलर रहा, जिसके बाद उसने ये काम छोड़ दिया और रियल एस्टेट की दुनिया में आ गया। आज पाकिस्तान में आप जितने भी फार्म हाउसेज और सोसाइटीज देखते हैं, ये सेठ आबिद का आइडिया था, जिसको वो रियल एस्टेट की दुनिया में लाया और उसके बाद लोग जोक दर जोक फार्म हाउसेज बनाने लगे। इसी के साथ साथ जो ओवरसीज पाकिस्तानी थे, ये सेठ आबिद को क्रेडिट जाता है, इसने उनको इनकरेज किया कि पाकिस्तान के रियल एस्टेट सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करें, जिससे पाकिस्तान भी तरक्की करेगा और आपको भी इस कारोबार में बेतहाशा मुनाफा मिलेगा, जिसकी वजह से पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री को बूम मिला। और सेठ आबिद ने लाहौर में शौकत खानम के सामने अपनी एक सोसाइटी बनाई, जिसको एयरलाइन सोसाइटी भी कहा जाता है। सेठ आबिद तन्हाई पसंद आदमी था, वो बहुत ज्यादा लोगों को नहीं मिलता था, वो इंटरव्यूज भी नहीं देता था, जिसकी वजह से उसकी शख्सियत मजीद पुरइसरार होती गई। पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम में भी सेठ आबिद का कोई किरदार नहीं था, लेकिन वो इस तरह की अफवाहें इसलिए फैलाता ताकि उसकी दहशत बनी रहे और कोई
उस पर हाथ ना डाल सके। इवन डॉक्टर कदीर खान साहब ने भी अपने एक इंटरव्यू में कहा कि सेठ आबिद का पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं था। इन अफवाहों को फैलाने की एक और वजह ये भी थी कि सेठ आबिद को हमेशा विलन के तौर पर पाकिस्तानी सोसाइटी के सामने पेश किया गया था। सेठ आबिद चाहता था कि कौम उससे मोहब्बत करे और उस वक्त एटमी प्रोग्राम हर नौजवान, बूढ़े, मर्द, खवातीन, बच्चे की जुबान ज़द-ए-आम और उनके नफ्स पर तारी था, जिसको पाकिस्तानी कौम ने अपना एक मजहबी फरीजा समझ रखा था। और उस वक्त में ये अफवाह फैलाना कि फ्रांस से कोई एटमी चीज पाकिस्तान में सेठ आबिद के जरिए आई है, तो सोचिए उस वक्त कौम के उसके बारे में क्या जज्बात होंगे। लिहाजा उसने अपने बदनामी वाले दाग को धोने के लिए ये तमाम तर अफवाहें पूरे मुल्क में फैलाई और इन कहानियों को अफसानों की सूरत में तूल मिलता गया। सेठ आबिद के स्पेशल बच्चों के अलावा एक उसका बेटा था जो हाफिज कुरान था, जिसका नाम हाफिज अयाज था। उसको सेठ आबिद की एयरलाइन सोसाइटी के गार्ड ने ही गोली मारकर कत्ल कर दिया था। इस गार्ड ने सेठ आबिद के बेटे को कत्ल किया तो वहाँ खड़े हुए 6 मजीद लोगों को भी गोलियां मार दी और वहाँ से फरार होने के लिए इसने सड़क पर एक गाड़ी को हाथ दिया। गाड़ी वाला रुका, इसने उस ड्राइवर को भी गोली मारी और वहाँ से वो फरार हो गया। बाद में वो गार्ड गिरफ्तार हुआ, उसको सजाए मौत सुनाई गई, लेकिन सेठ आबिद ने उसको अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दिया। सेठ आबिद का 2021 में इंतकाल हुआ। उनको फालिज हो चुका था और 85 साल की उम्र में वो अपने खालिक हकीकी से जा मिला। सेठ आबिद के इंतकाल के अगले साल सेठ आबिद की बेटी फरा मजर को, जिसकी उम्र 60 साल थी, उनके ले पालक बेटे ने कत्ल कर दिया। ले पालक बेटे ने अपनी माँ को इसलिए कत्ल किया था कि वो जहाँ शादी करना चाहता था, माँ वहाँ शादी के लिए राजी नहीं थी, जिसकी वजह से उसने अपनी माँ को मौत के घाट उतार दिया। सेठ आबिद की जिंदगी के बारे में बहुत सी कहानियां और अफसाने तो बनते रहेंगे, ये अभी भी बने हैं और मजीद भी बनेंगे, लेकिन सेठ आबिद की इतनी पुरस्कार शख्सियत की वजह क्या थी और उस शख्स ने कई भेस बदल कर किस तरीके से जिंदगी गुजारी, ये आज भी मुअम्मा है। अपने मेजबान यासिर शामी को इजाजत दीजिए और देखते रहिए डेली पाकिस्तान। अल्लाह हाफ़िज़।